दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है बहुत रोमांच से भरपूर और मेरी पसंदीदा कहानी है। इसको जितनी बार सुनो इससे कहानी से दिल नहीं भरता। कहानी एक बहुत बड़ी चोरी की। अब उसको चोरी कहो या ठगी या डकैती, क्योंकि इस कहानी के अंदर सारे ही फ्लेवर हैं करीब करीब। कुछ चोर होते हैं, इकट्ठे होते हैं 6। अब उनकी आप प्लानिंग सुनकर खुद चौंकोगे कि ये मतलब क्या सोच रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई चोरी करनी है। पहला बोलता है कि कोई एटीएम मशीन लूट लेते हैं। कहते हैं अरे यार ये तो चिंदी चोरी होगी, एटीएम मशीन में कितने पैसे होंगे, 5 लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा पैसे चाहिए। कि कोई बैंक लूट लेते हैं। दूसरा कहता है बैंक में कितने पैसे होंगे, 30 लाख 40 लाख, उनमें हमारा क्या होगा, बैंक बेकार। और बैंक में रिस्क भी बहुत है। एक तो गार्ड्स होता है, उसके पास गन होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बैंक की है, चोरी की सबसे बड़ी हमें टेंशन जो है वो ये है कि जो नोट वहाँ से चुरा कर ले भी आओ, उसके वो नंबर नोट कर लेते हैं। अब उनको कहीं यूज भी नहीं कर सकते। दूसरा, सरकार का कुछ पता नहीं कब नोटबंदी लग जाए। ये बैंक वाला मैटर भी कुछ ठीक नहीं रहेगा। और फिर सोचते हैं कि यार कोई ज्वेलरी शॉप लूट लेते हैं। अब उनके दिमाग में आती है यार ज्वेलरी शॉप पे भी गार्ड होता है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, और ज्वेलरी की जो तिजोरियाँ बहुत हैवी होती हैं, उनके गेट बहुत भारी होते हैं। चोरी ऐसी करनी है जिसमें कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, और 1 आध करोड़ की चोरी नहीं होनी चाहिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बड़ी चोरी होनी चाहिए, और उसमें कोई खून खराबी नहीं, किसी तरह कोई रिस्क नहीं। एटीएम में 5-10 लाख, बैंक में 40-50 लाख, ज्वेलरी शॉप उस गोल्ड को कहाँ बेचेंगे, कोई फिरौती लें तो पुलिस का उसमें बहुत झोल है। कुल मिलाकर डिस्कर्स ऐसा चल रहा है जैसे कोई बिजनेसमैन कोई फैक्ट्री लगाता है ना, और या कोई बड़ा बिजनेस करता है, और वो उसकी बड़ी बारीकी से सोचता है कि क्या हमें मैन्युफैक्चर करना है, क्या हमें ट्रेडिंग करनी है, क्या हमें कच्चा माल लाना है, कहाँ से फंड लाना है। तो जो बड़े बिजनेसमैन है वो सारी चीज़ों की इनके आदमी भी रखते हैं, मीटिंग होती हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो इन 6 लोगों की एक अजीब ही कहानी चल रही है, मतलब सोच से परे कि हमें करना क्या है। थोड़े बहुत पैसे भी नहीं है, रिस्क भी नहीं चाहिए। अब वो एक नोटबुक पर एक नोट करना शुरू करते हैं। पहले एटीएम, उसको काट देते हैं, फिर करते हैं बैंक, उसको काट देते हैं, फिर एक बोलता जो बैंक की बड़ी ब्रांच होती है उसको लूटते हैं। तो फिर हिसाब लगाते हैं उसमें कितने होंगे, 100 करोड़ मिल जाएंगे। मज़ा नहीं आएगा 100 करोड़ में। फिर वही पंगा, नोटों पर जो नंबर होते हैं। फिर ज्वेलरी पे जाते हैं, बहुत दिमाग मतलब ये लगाते हैं कि कहाँ से हम पैसे चुराएं। अब वो दुनिया घूमने शुरू करते हैं, पैसे उन पे काफ़ी होते हैं, दुनिया घूमते हैं, और उनका दिमाग ऐसा ही यही चल रहा है कि रिस्क भी ना हो, और मोटी कई 100 करोड़ रुपए की चोरी होनी चाहिए, कोई मरना भी नहीं चाहिए, और सक्सेसफुल सारे काम होने चाहिए। अब घूमते घूमते वो पहुंचते हैं नेपाल। तो नेपाल में जो काठमांडू है, तो वे जब घूमते रहते हैं तो वहाँ कसिनो में जाते हैं। अब कसिनो में जाकर उनके दिमाग की बत्ती जलती है कि यार जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे सबसे अच्छी जगह तो यही है। ना तो यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, और ना ही इतना डिसिप्लिन है। जो बैंक में आप सीधे जाओगे, इधर उधर ज़्यादा देख भी नहीं सकते क्योंकि सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है, नोटों के नंबर हैं, और कितनी बार बैंक में जा सकते हो, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते। अब उसके विपरीत था बिल्कुल कसिनो। आप वहाँ जाओगे भी, शोर भी मचा सकते हो, डांस भी करो, बेहोश भी पड़े रहो, गिर भी जाओ, दारू भी पियो, जुआ भी खेलो। अब उन्हें लगा यार कसिनो में तो
एक तो उसकी रेकी बहुत आसान है, नोटों के नंबर का कोई चक्कर नहीं है, और जो बंदूक वाली सिक्योरिटी नहीं है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सर रखे हुए इन्होंने, तो बॉक्सरों को तो हम की गन दिखा के खुद बैठा देंगे इनको। अब उनको ये परफेक्ट हो जाता है कि हमारा टारगेट कसिनो रहेगा। अब उनका दूसरा काम शुरू होता है। पहला काम उनका जो टारगेट था वो फिक्स हो गया, अब वो कसिनो है, वो भी काठमांडू का, नेपाल का। नेपाल का उन्होंने इसलिए चुना कि एक तो वहाँ का रुपया कमज़ोर है और देशों के से अगर उसको मिलाएं तो, दूसरा छोटा सा देश है कि अगर हम यही चोरी अमेरिका में करते हैं तो वहाँ की तो पुलिस बहुत तेज़ है, जो FBI है वो कहीं से भी हमें ढूंढ लेगी और अंदर कर देगी और छोड़ेगी भी नहीं वो। अब नेपाल की अपना छोटा देश है, अपना यहाँ से लेंगे और वहाँ से रफू चक्कर और किसी और देश में जाके रहेंगे। और कसिनो में जो उन्हें फ़ायदे नज़र आते हैं, सबसे पहला जो उनको फ़ायदा नज़र आता है वो ये है कि वहाँ पर जितना भी जुआ खेल रहे हैं वो डॉलरों में खेल रहे हैं, नोट सब डॉलर यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। अब सबसे बड़ा फ़ायदा तो डॉलर का है कि डॉलर ज़्यादातर कंट्रियों में चलेगा और यहाँ से डॉलर लेकर जाएंगे, यहाँ किसी उनका नंबर का भी पंगा नहीं है। दूसरा, बंदूक का इतनी हैवी सिक्योरिटी नहीं है, बॉक्सर रखे हुए हैं। तीसरा, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कैसे भी जाओ, कैसे भी नाचो, गिरो, जुआ खेलो, दारू पियो, कुछ भी करो, और उसमें आप इन सब चीज़ों में आप बड़े आराम से उसकी रैकी कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें घंटों रुक सकते हो, 2 घंटे, पूरा दिन जब मर्जी रुको उसमें, तो पूरी आप उसके चारों तरफ देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, क्या करना है, कैसे है। उसके अंदर टाइम ही टाइम है, कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आपको यहाँ से बाहर जाना है या बैंक 4 बजे 5 बजे बंद होगा जी बाहर जाओ। हर तरीके से कसिनो परफेक्ट, एक काम पूरा। अब वो क्या करते हैं, बढ़िया गाड़ी लेते हैं और उस कसिनो के आसपास किराए के लिए मकान देखते हैं, और वो भी बंगला जो लगे कि कोई रॉयल फैमिली है, बहुत मालदार लोग हैं, उनके ठाट बाट बेहतरीन। एक बंगला किराए पे मिलता है उस कसिनो के आसपास। अब वहाँ पर गाड़ी में जा रहे हैं, वो बंगले में रह रहे हैं, ठाट की ज़िंदगी है, नज़र उनकी उस कसिनो पे, और उस कसिनो के अंदर जा नहीं रहे वो, जैसे उन्हें उस कसिनो से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हमें कसिनो से जैसे कोई मतलब ही नहीं है, अपने घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर सिगरेट पीने। अब जैसे बाहर कोई मैनेजर या कोई स्टाफ का कसिनो के बाहर निकला और वो मिल गया, हेलो हाय हुई कि आइए कभी घर बंगले पे आना, बातचीत इसी तरीके से उनकी होती रही। अब उनको ये जानना था कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कब होते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे भाई को चाहिए नहीं, चाहिए कई सौ करोड़ रुपये। धीरे धीरे दोस्ती होती है और वहाँ के स्टाफ से उनकी मुलाकात अच्छी खासी होने लगती है। अब एक दिन वो कसिनो में जाते हैं अंदर। अब अंदर जाते हैं क्योंकि स्टाफ उनको जानता था, हेलो हाय बाहर अपना सिगरेट पीते में आते जाते में हो रही थी। वो वहाँ पर जाकर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, जुआ खेलते हैं, जीतते हैं। जितना भी पैसा जीता सब वहाँ के स्टाफ को गिफ्ट कर दिया कि इसकी पार्टी करो, ये पैसे सब बांट लो आपस में। अब जो सैलरी का स्टाफ है उसको एकदम से इतना मोटा पैसा मिल रहा है, वो खुश। नेक्स्ट डे जाते हैं, हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो जितना जीते वो सब में बांट दिया, सबसे यारी दोस्ती होगी सबसे। अब वो सबको, जो स्टाफ होता है उसको बोलते हैं बंगले पे आना। अब वो बंगले पे कोई भी आता है, उस कसिनो का बंदा, उसको महंगी से महंगी शराब, चिकन मटन, बढ़िया पार्टी और चलते टाइम एक गिफ्ट, और उससे कसिनो के बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर वो करता भी है तब भी उसकी बात काट देते, यार कसिनो की बात मत करो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यही उसको एक बात बोल देते थे कि यार हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम तुम्हें पार्टी दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, महंगी दारू पिला रहे हैं, ये बात तुम बाहर किसी को बताना मत, क्योंकि पराया देश है और कहीं ऐसा ना कोई हमें लूट ले, तो ये बात किसी को बताना मत, अपने कसिनो में भी मत बताना किसी को। अब वो भी खुश के यार अच्छा है, सीक्रेट रहेगा, एक अच्छे दोस्त मिल गए हैं, कुछ पूछ तो रहे नहीं हमसे, ना ही हमसे कुछ ले रहे हैं, हम आते हैं दारू पिलाते हैं ये लोग और हमें गिफ्ट भी देते हैं, और हमसे ना कोई जानकारी ले रहे हैं, ना हमसे कुछ मांग रहे हैं, ना कोई काम है। अब वो धीरे धीरे
कभी दूसरे स्टाफ को बुलाते हैं, कभी तीसरे को बुलाते हैं, कभी चौथे को, और सबसे कहते हैं कि किसी को बताना मत। कसिनो का पूरा स्टाफ उनके बंगले पर आके जा चुका है और सबको यही पता है कि खाली मैं गया हूँ और किसी को कुछ नहीं पता है। और जबकि एक एक करके सब जा चुके हैं वहाँ पे, सबसे उनकी दोस्ती। अब जिस बंगले में ये लोग रह रहे थे उसके बिल्कुल बराबर में एक खाली प्लॉट होता है पड़ा हुआ। अब वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सतपाल। तो किसी गांव का रहने वाला होता है, तो उसके पिता के कोई फ्रेंड होते हैं, उन फ्रेंड का वो प्लॉट होता है। तो वो सतपाल के पिता से बोलते हैं कि आप अपने बेटे को उस प्लॉट पे छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, पॉश इलाके में प्लॉट है, सारे बंगले हैं उसके आसपास, कोई उस पर कब्जा ना कर ले। तो वो आते हैं और एक कमरा बनाते हैं और सतपाल को वहाँ पे एक तरीके से चौकीदारी की नौकरी पर उसको छोड़ देते हैं कि तुम यहीं रहोगे, 24 घंटे तुम्हें यहीं रहना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसकी तुम्हें सैलरी मिलेगी। अब सतपाल वहाँ पड़ा हुआ है। अब क्योंकि उसे काम तो कुछ है नहीं और वहीं पर अपना कुर्सी डाली वो बैठा हुआ है। अब वो देख रहा है रॉयल कसिनो के लोग आ रहे हैं बंगले में, क्योंकि उनकी गाड़ी अलग होती है, गाड़ी पे स्टिकर कसिनो के होते हैं लगे हुए। तो सतपाल वॉच कर रहा है कि सब देख रहे हैं, आते हैं जाते हैं, और इनका ना ही कुछ काम है और ना ही कहीं जाते हैं। और यार बड़े लोग हैं, काश इनकी नज़र मुझ पर भी पड़ जाए और कोई अच्छी नौकरी मिल जाए मुझे, क्या है चौकीदारी की नौकरी कर रहा हूँ मैं। तो वो उनके पास मतलब कभी जैसे वो बाहर निकलते हैं बार बार उनके सामने आता है, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करता है वो कि मैं हूँ यहाँ पर और किसी तरीके से मुझे कोई काम बताएं जो ये कल को मुझे भी इनसे कुछ काम मिल जाए। लेकिन वो उसको इतना भाव देते नहीं है। लेकिन सतपाल देख सब कुछ रहा है कि हो क्या रहा है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब एक दिन क्या होता है कि वो सब दारू पीते होते हैं। अब सतपाल जाता है कि मैं उनसे कुछ बात करूँगा, तो वो दारू के नशे में काफ़ी बेहोश होते हैं और कहते हैं, बात आपस में बात कर रहे हैं कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिन बाद हमारा जो टाइम बदल जाएगा और हमारी मौज ही मौज होगी और हमारा बहुत पैसा होगा। अब सतपाल ये सुनकर चौंक जाता है कि यार ऐसा क्या कर रहे हैं कि ना कहीं जाते हैं, ना इनकी कोई फैक्ट्री चल रही है, ना ही कहीं इनके मील है और इनका वक्त बदल जाएगा, बस ये रॉयल कसिनो के लोग इनके पास आते हैं। अब वो अगले दिन उनके पास जाता है सतपाल और उनसे बोलता है कि कल मैं आपके पास आया था और आप ये बात कर रहे थे कि आपके दिन बदलने वाले हैं, तो सर मुझे भी किसी कोई काम बता दो, मैं एक बेरोजगार पड़ा हुआ हूँ, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। अब ये सुन के उनके तोते उड़ जाते हैं कि यार ये तो प्लान लीक हो गया, दिखे तो ये क्या हुआ। अब वो उसको कुरेदते हैं वे कि इसने क्या क्या सुना है, कि तुम कब आए थे, क्या सुना, क्या हमने क्या बोला, इसने क्या बोला। लेकिन जब वो टटोलते हैं उसको, उनको पता लगता है कि इसको कुछ नहीं पता लगा, बस इसने यही लाइन सुनी है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। वो उससे कहते हैं कि ठीक है, हम जो काम होगा तुझे बताएंगे और थोड़ा टाइम लगेगा उसको। अब सतपाल कहता है ठीक है। अब जब मैनेजर लोग कसिनो वाले उसके पास आते हैं तो उससे पूछता है कि यार आपका जो कसिनो है, अब इसमें इतना पैसा आता है और यहाँ इतनी कोई सुरक्षा भी नहीं है आपके पास, और तुम ये मतलब संभालते कैसे हो, कल कोई लूट हो जाए, कोई चोरी हो जाए। तो वो मैनेजर बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने बेसमेंट में इसका एक मतलब बहुत बड़ी तिजोरी बनाई हुई है और उसकी दो चाबी होती है, एक मेरे पास होती है और एक दूसरे आदमी के पास होती है और हम दोनों अलग अलग होते हैं। एक चाबी से वो खुलेगी भी नहीं और हम रात को सारे पैसे उसमें डालते हैं और हम बेफिक्र हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि दो चाबी अलग अलग है, गेट बहुत भारी है, वो खुलेगा भी नहीं। तो पूछे कि हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि क्योंकि हमारे पास ही बहुत पैसा है बंगले में, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा यहाँ होता तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं होती, कोई लूट तो नहीं होती। इस तरीके से उससे टटोलते हैं और उससे जानकारी मिल जाती है कि पैसा जो है बेसमेंट में है। अब वो कहते हैं कि यार लगभग मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कब होता है। वो मैनेजर नशे में होता है, वो बोलता है कि यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है 31 दिसंबर को, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जो रॉयल कसिनो है बहुत बड़ा ब्रांड है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि डॉलरों में यहाँ पे जुआ होता है। तो उस दिन हमारे पास बहुत पैसा होता है और हमें दिक्कत ये है कि उससे अगले दिन की छुट्टी होती है जो 1 जनवरी होती है, तो उस दिन बैंक भी नहीं खुलते, तो वो उस दिन हमें पूरा वाच रखना पड़ता है, पूरा देखना पड़ता है वो कहाँ है पैसा। तो अब उनकी समझ में आ गया कि 31 दिसंबर को जो भी होता है सबसे ज़्यादा पैसा, और हमें उसी दिन जब हमें चोरी करनी है उनकी डेट होगी फिक्स। अब वो गए थे वहाँ पे जून में, अब दिसंबर में तो 6 महीने। अब 6 महीने तक
उनको बस पैसा लुटाना है, जुआ खेल रहे हैं, जो हार गए कोई बात नहीं, जीत गए वहीं बांट दिया, उनको दारू पिला रहे हैं, वो उनके घर आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, महंगी दारू पिला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। 6 महीने उनको काटने हैं किसी भी तरीके से और आपस में रिलेशन बना रहना चाहिए। खैर वक्त आता है दिसंबर। अब दिसंबर में वो मिठाई के डब्बे लेते हैं, उसमें नशे की दवाई मिलाते हैं और हथियार लेते हैं और सीधा कसिनो की तरफ चल देते हैं। अब क्योंकि जान पहचान इतनी गहरी हो गई थी कि कोई उनकी सिक्योरिटी लेने को तैयार नहीं, चेकिंग करने को तैयार नहीं। वो मुस्कुराते हैं, मिठाई के डब्बे हाथ में होते हैं, सीधे अंदर हथियारों के साथ और जुआ खेलना शुरू। अब पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सब। अब एक उनमें से खड़ा होता है और वो अनाउंस करता है कि भाई देखो, आज 31 दिसंबर की रात है और हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और आज जितना भी कोई कुछ भी खाए, सब हमारी तरफ से फ्री है। जितनी मर्जी दारू पियो, जितना मर्जी खाना खाओ, पैसे हम देंगे। सब उठ के ताली बजाते हैं और दबा के खाना शुरू, क्योंकि अब तो उन्हें पैसे भी निकाले थे। अब रात के 12 बजते हैं, पार्टी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब मामला ठंडा होने लगता है तो सबको वो मिठाई का डब्बा एज ए गिफ्ट देना चाहते हैं कि भाई लो, नया साल शुरू हो रहा है, हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और ये मिठाई। वो मिठाई जो जो नेपाल की बहुत मशहूर ब्रांड है उसकी होती है। अब वो उनमें से एक आदमी अपने हाथों से सबको मिठाई खिलानी शुरू कर देता है। एक को खिलाता है, दूसरे को, इस तरीके से स्टाफ को देते हैं और सबसे बोलते हैं कि इसको बांटो, और जो गेस्ट आए हुए हैं कुछ चले जाते हैं, जो रहते हैं उनको बांटो। अब वो 6 कुछ अपना आप का नहीं खाते, वो देखते हैं धीरे धीरे दवाई का असर होना होता, लुढ़कने शुरू हो जाते हैं, बेहोशी शुरू, कोई बैठता है, कोई लेटता है, कोई गिरता है, धीरे धीरे सब बेहोश। अब उन्हें पता है कि चाबी किसके पास है, एक मैनेजर के पास है, दूसरे उसके पास। दोनों ने चाबी निकाली और जाके नीचे बेसमेंट में जाते हैं, क्योंकि जो बॉक्सर होते हैं वो भी दवाई उसको मिठाई खा चुके होते हैं और सब बेहोश। अब नीचे जाते देते हैं डॉलर ही डॉलर, करीब 20-22 बैग वो डॉलरों के भरते। सारे बैग भरने के बाद में अब कुछ उसमें ऐसे लड़के होते हैं जिनको होश आ जाता है या वो बेहोश ही नहीं होते, तो वो हथियार के दम पर उनसे कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, और अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम इसमें से कुछ डॉलर तुम्हें देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी मस्त कटेगी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये बेहोश पड़े ऐसे तुम बेहोश पड़ जाना। तो उन्हीं से वो बैग भरवाते हैं, उन्हीं से बाहर ट्रक खड़ा हुआ होता है कसिनो का, उसमें वो 22 बैग रखते हैं। अच्छा, इधर सतपाल जो पूरी उन पर नज़र रखे हुए था, अब वो ये देख रहा है कि यार ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आए हैं अब ये कसिनो में, क्योंकि कसिनो में है, वो कसिनो के बाहर खड़ा हुआ है, देख रहा है कि जरूर झोल झपाटा जरूर है, कुछ ना कुछ है क्या। अब वो देख रहा है कि अचानक वो आए, 22 बैग उन्होंने ट्रक में रखे और वो ट्रक में बैठे और वो चले गए। अब उसने जाते हुए देखे और वो अपने प्लॉट पर, अपने कमरे पर आके सो गया। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा कि चोरी करने से पहले, क्योंकि जून में वो लोग आए थे वहाँ पर और उनके पास 6 महीने का टाइम था, तो एक प्लानिंग उनकी ये थी कि जब हम पैसा वहाँ से चुराएंगे तो उस पैसे को कहाँ पे रखना है और कहाँ दबाना है या कहाँ छुपाना है, क्या करें उसका। तो उसकी भी वो कई महीने उसकी वो उस पर मीटिंग होती है उनकी कि वो पैसा कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर पुलिस को पकड़ ना आए, और अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमें क्या करना है। तो उनकी यहाँ पे भी उन्हें बहुत ब्रिलियंट आइडिया उनको आता है। वो सोचते हैं कि हम चोरी नेपाल में कर रहे हैं, अगर हम हमारा पैसा नेपाल से बाहर चला जाए फ़ौरन, तो नेपाल पुलिस हमें पकड़ ही नहीं पाएगी, और पकड़े पाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा उसको, और हमारी जो भी सजा होगी हम काट के आएंगे और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी बढ़िया काटेंगे। अब उनका आप दिमाग देखो, वो क्या करते हैं कि कार्गो जाते हैं और कार्गो जाकर ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी एक शिपमेंट बननी है जो हमारी जो है 1 जनवरी को जाएगी, और हम कोशिश कर रहे हैं वो टाइम पे बन जाए। अब वो कार्गो में जाके सेटिंग कर लेते हैं और वहाँ पर कुछ पैसे वैसे देंगे कि हमारी जो शिपमेंट है उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए, पूरी सेटिंग वो पहले ही 6 महीने पहले करके बैठे हुए हैं।
जैसे ही 22 बैग ट्रक में रखते हैं, ट्रक सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट जाने के बाद में कार्गो में 22 बैग उतारते हैं, स्टिकर लगाते हैं, कार्टून बॉक्स में डालते हैं, स्टिकर लगाते हैं, सारी चीज़ सेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये अभी के अभी उड़ जाना चाहिए यहाँ से फ़्लाइट में, क्योंकि हमारी शिपमेंट पहले से ही लेट चल रही है और हमने तुम्हें बता भी रखा है। वो मिली भगत थी और पैसे की सेटिंग थी उनकी। अब जो लड़के जिन्होंने उसकी हेल्प करी थी वहाँ पर, जो गन पॉइंट पे जिनसे हेल्प कराई थी, उसमें एक ईमानदार था। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले, ऐसे ही उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे रॉयल कैसीनो लूट चुका है, 22 बैग में करीब 500 करोड़ रुपए के डॉलर जा चुके हैं। अब फ़ौरन पुलिस आती है। अब पुलिस वो बताता है कि ऐसे ऐसे ट्रक में गए हैं और एयरपोर्ट की तरफ गए। पुलिस फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ। अब उन 6 को कुछ पता नहीं है अभी तक। अब जब तक पुलिस पहुंचती है, वो एयरपोर्ट पे बैग उतार चुके होते हैं। अब उनको पता लगता है नेपाल पुलिस आ गई है और वो उस ट्रक में बैठते हैं और भागते हैं। उस खाली ट्रक को लेकर ऐसे भागते हैं वो, जो पुलिस को दिखे, और पुलिस हमारे पीछे है। अब वो आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। अब पुलिस भी बेफिक्र, सारे जाएंगे कहाँ, कहाँ तक भागेंगे, कहीं ना कहीं तो अब हम इनको पकड़ ही लेंगे। अब वो ट्रक भाग रहा है और वो 6 उस ट्रक के अंदर है। रास्ते में एक फ्लाईओवर आता है, एक नदी का पुल आता है और उस पुल से उस ट्रक को वो नीचे जंप कर देते हैं नदी के अंदर और उसमें से कूद जाते हैं। अब क्योंकि नदी का बहाव तेज था, ट्रक नीचे जाता है और वो भी तैर के बाहर निकलते हैं। नेपाल पुलिस की गाड़ी पीछे होती है। अब पुलिस तैराक बुलाती है, जंप करते हैं, तैरते हैं, एक एक करके 6 के 6 को पकड़ लेते हैं। ट्रक क्योंकि भारी होता है, वो नदी में नीचे डूब जाता है। अब पुलिस को ये पता है पैसे ट्रक के अंदर हैं, पुलिस बेफिक्र है कि ट्रक हमारे पास है। क्रेन बुलाई जाती है और क्रेन से ट्रक को निकालने का काम शुरू हो जाता है। इधर उन्होंने पैसे कार्गो में दे रखे हैं और कार्गो से वो फ्लाइट में, और फ्लाइट से पैसा नेपाल से बाहर, जो एड्रेस दे रखा था वो जहाज से एक तरीके से नेपाल पुलिस की पहुंच से बाहर। और नेपाल पुलिस को पता है पैसा ट्रक में है, ट्रक नदी में है और नदी के ऊपर हम खड़े हुए हैं। क्रेन बुलाते हैं, ट्रक निकलता है, ट्रक खोला जाता है, अंदर कुछ नहीं है, पता लगा पैसे स्वाहा। पुलिस की हवा खराब, पैसे गए कहाँ। अब इस प्रोसीजर में 7-8 घंटे गुजर जाते हैं कि कब वो गिरते हैं, कब वो निकालते हैं, कब ट्रक क्रेन आती है। तब तक वहाँ से फ्लाइट उड़ जाती है पैसों को लेकर, क्योंकि कार्गो वालों को पता है कि शिपमेंट है, उनको ये थोड़ी पता है कि इसमें पैसे हैं। अब दिक्कत ये होती है कि वो 6 के 6 पुलिस के हाथ में होते हैं। इधर अपना भाई सतपाल जो वॉच रख रहा है, वो सर खुजा रहा है कि यार ये हुआ क्या, समझ में नहीं है ये कहानी। ये लोग इतने दिन से यहाँ पे हैं, कसिनो में पूरी रात इन्होंने जुआ खेला है, वो 22 बैग थे, उसको लेकर ये गए। अब सुबह को उसको पता लगता है कि कसिनो लूट गया, क्योंकि वो जानता ही था 22 बैग हैं तो उसमें पैसे ही होंगे। लेकिन वो गए कहाँ, ये कर क्या रहे थे। अब उसे कुछ काम है नहीं, वो अपना प्लॉट पे बैठा हुआ है और अपना दिमाग लगा रहा है कि क्या हुआ। अब 1-2 दिन गुजरता है तो एक डाकिया आता है वहाँ पे, उस बंगले की बैल बजाता है और सतपाल उसको देखता है, उसके पास जाता है कि भाई क्या है। वो कहता है यार इनका कोरियर है, मैं 2-3 बार पहले भी आया था और ये मिलते ही नहीं है। तो उसने कहा यार मैं हूँ तो सही, मैं इनका चौकीदार हूँ, मुझे देख क्या है। वो कोरियर रिसीव करता है, साइन करके उसको दे देता है। अब फटा अपने कमरे में आता है और आके उसको खोलता है, देखता है तो देखता है कि कार्गो की पर्ची है कि शिपमेंट गई है और उसका पूरी डिटेल उसमें 22 कार्टून बॉक्स हैं, इस डेट है, ये फला जगह गई है, यहाँ से भेजी है और वहाँ गई है, सब चीज़ उसके अंदर रसीद में। अब सतपाल भाई के कॉलर खड़े। अब उसकी समझ में आ गई कहानी है क्या। तो जो 22 बैग हैं उसके अंदर जो डॉलर हैं वो यहाँ पे भेजे गए। वो सीधा सुबह को कार्गो क्या था, भाई मैंने तो 22 बैग भेजे थे, ये मेरे पास उसके रसीद है। अब जो उस देश में इसको छुड़ाना है वो क्या प्रोसीजर है, वो कहते हैं यार ये रसीद तो चाहिए। वो दूसरी रसीद एक उसको और देते हैं, कहते हैं अब इसको तुम वहाँ पे कोरियर कर देना, जिस कंट्री में आपने भेजे हैं उसका एड्रेस इस पे है, और वहाँ पे इस पर्ची को दिखाएंगे तो वो
आपको बैग मिल जाएंगे। वो कहता है ठीक है यार, मैं नौकरी करता हूँ और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, इसीलिए मैं तुमसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ, और वो मैं बॉस को जाके बता दूंगा। अब वो घर आया, अब उसकी समझ में पूरी कहानी आ चुकी थी कि ये पैसे कहाँ पे हैं, कौन सी कंट्री में। वो अपना इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करता है और वहाँ से फ्लाइट पकड़ता है और सीधा उसी कंट्री में पहुँच जाता है जिस कंट्री में उसका कोरियर गया था। अब वहाँ पे जाकर उस एड्रेस पे पहुँचता है, उसकी बेल बजाता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी रहते थे, 60-65 साल के। अब जाके उनसे नमस्ते करता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे 22 बैग कोरियर के आने थे, आपको उसकी जानकारी होगी क्या, वो आ चुके हैं? और बुजुर्ग कहते हैं अभी तो बेटा कुछ आया नहीं यहाँ पे, आएगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ मुझे उन्होंने भेजा है और मुझे उस शिपमेंट को कहीं और देनी है वहाँ से। और बुजुर्ग कहते हैं ठीक है, जब आएंगे तो बताऊंगा। अब वो वहीं पे घूम रहा है क्योंकि कोरियर आया नहीं है, रसीद उसके पास है, बिना रसीद के वो बुजुर्ग भी नहीं ले सकते। और वो वेट कर रहा है क्योंकि उसको पता था कल फ्लाइट वहाँ से आई थी और आज या कल में वो बैग यहाँ पे आ जाएंगे। बैग वहाँ पे आते हैं, जैसे ही वो ट्रक कोरियर का आता है तो सतपाल भाग के उसके पास पहुँचता है, कहता है यार मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, पकड़ो अपनी रसीद, मेरे बैग दो। अब वो बैग उसको देते हैं और वो कोरियर का ट्रक वहाँ से चला जाता है। अब सतपाल ने पहली दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर रखा था, जैसी कोरियर की गाड़ी वहाँ से जाती है वो दूसरी गाड़ी में उन बैगों को रखता है और सतपाल गायब, और आज तक गायब है। ना तो पुलिस को पता, ना ही उन 6 चोरों को पता। सारी मेहनत उन 6 चोरों की, 6 महीने की प्लानिंग, लाखों रुपए का खर्चा, ब्रिलियंट आइडिया, और माल किसके पास? सतपाल भाई के पास। और सतपाल भाई का आज तक किसी को पता नहीं, आज तक किसी को पता नहीं कि है कहाँ। अब पुलिस उनको उल्टा टांग के कूट रही है कि माल है कहाँ 6 को। अब वो 6 पिट रहे हैं, एक इंतहा होती है क्योंकि पुलिस के पास 3rd डिग्री टॉर्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पुलिस कूट रही है, इतने सारे पैसे तुमने कहाँ पे गायब कहाँ हुए, क्योंकि पीछे पीछे पुलिस थी, आगे आगे तुम थे, मतलब पैसे मिल के नहीं दे रहे, पूरा बंगला खोद घेरा उन्होंने। अब वो जो पिटते हैं तो फिर बताते हैं कि यार, हम बताते हैं भाई हमें सीधे करो, हमें उतारो। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे भाई हमने वहाँ पे कोरियर करे हैं और फला एड्रेस पे वो पैसे आपको मिल जाएंगे। पुलिस खुश, केस सॉल्व हो गया, अपराधी हाथ में है, पैसे मिल रहे हैं। पुलिस फटाफट कार्गो पहुँचती है, कार्गो से जानती है कहाँ पे उस देश में पहुँचती है। पुलिस उस एड्रेस की बेल बजाती है, बुजुर्ग आते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बैग आए थे। वो कहते हैं यहाँ तो है ही नहीं, तुमसे पहले भी एक आदमी आया था पूछने, यहाँ तो कोई बैग है ही नहीं। अब पुलिस सर गुजारी कि यार गए कहाँ, फिर ये हमारा बेवकूफ़ बनाने पुलिस वापस आती है। अब वो कहती है पुलिस वहाँ पे तो कोरियर गया ही नहीं। और वो 6 भी परेशान, यार ये कैसे। तो पुलिस कहती है तुमने करा क्या है? तो वो कहते हैं कि प्लान सीधा था हमारा कि बिना किसी खून खराबे के ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे लूटने हैं, और हमने वहाँ से लूट भी लिए। और हमने फिर दूसरा ये था कि अगर नेपाल में होंगे तो आप हमें पीट पाट के पूछ ही लोगे, तो हमने सोचा कि सीधे बाहर जाने चाहिए, और हमने चुरा के सीधे बाहर भेज दिए। और हमें ये था कि 1 पकड़ा जाएगा, 2 पकड़ा जाएगा, 3 पकड़े जाएंगे, हमें ये आइडिया नहीं था कि हम 6 के 6 पकड़े जाएंगे। तो हमारी कहानी ये थी, 1-2 जो भी पकड़ा जाएगा वो अपनी पूरी सज़ा काटेगा, उसका हिस्सा ऐसा कैसी सेफ रखेंगे, 5-10 साल की सज़ा होगी, काट के आएगा और अपने पैसे लेगा और अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन हमारे साथ गड़बड़ ये है कि हम 6 के 6 पकड़े गए। अब पुलिस कहती है वो सब ठीक है, लेकिन पैसे हैं कहाँ? अब वो खुद परेशान के पैसे गए कहाँ, पूरी बारीकी से सोच रहे हैं कि यार कोरियर भी करा है, कार्गो से सारी चीज़ हुई है, पैसे गए कहाँ। फिर उनके दिमाग में अचानक बात आती है कि यार सतपाल जो हमारे पास रहता था, कहीं उसने तो नहीं पैसे उड़ा दिए। अब वो पुलिस को कहते हैं कि जो हमारा बंगला था जहाँ हम किराए पे रह रहे थे, उसकी बिल्कुल पड़ोस में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक लड़का है सतपाल, आप उसको पकड़ो, क्योंकि हो सकता है उसने हमारी पूरा प्लान सुन लिया हो और हमें ना बताया हो, क्योंकि एक दिन हमने दारू पी रखी थी और हम बात कर रहे थे। तो पुलिस प्लॉट पे जाती है, प्लॉट पे जाके देखती है तो सतपाल भाई गायब। अब वो आके बताती है कि सतपाल तो वहाँ है ही नहीं, जब से चोरी हुई जब से वो गायब है। और वो 6 के 6 हंसते हैं। अब पुलिस कहती है कि ये क्या? अब वो कहते हैं कि अब हमारी समझ में आ गया पैसे कहाँ हैं। सारी 6 महीने की प्लानिंग, लाखों रुपए का खर्चा, सारी चीज़ हमारी थी, लेकिन महफिल सजाई हमने और लूट के कोई और ले गया, पैसे सतपाल पे है।
तो आज की कहानी ये थी कि पूरी प्लानिंग किसी की और हल किसी एक बंदे ने नज़र, ना ही तो उसके 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी सतपाल की, ना ही उसके दिमाग में उसने अपने दिमाग की नसों में कोई जोर डाला। सारी प्लानिंग उनकी। और सतपाल भाई 500 करोड़ रुपए लेके ऐसे गायब हुए जैसे भूत। आज तक उनको कोई पता नहीं है कहाँ, और वो 6 के 6 जेल में। तो ये थी आज की कहानी। गुजारिश यही है, एक बार फिर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने तमाम लोगों से करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे हमें बहुत खुशी होगी, और अपने सुझाव, सवाल, विचार हमें भेजते रहें। और कल किसी दूसरी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।